Hello and good morning, students. Welcome back to your online class of social science. So, students, today we are going to begin chapter number 2 of our history book, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. So, students, we will cover up this chapter as topic wise, and in this chapter we will see how socialism began in Europe, and afterwards we will discuss about the Russian Revolution. So, we will discuss both the parts in detail. So, let's begin the chapter. So, students, finally we are starting the second chapter, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. So, it's also the important chapter. So, we are going to start the first topic of this chapter, that is the age of social change. So, first topic now we are starting, that is the age of social change. Today, students, we are going to discuss about the introductory part of the chapter. So, let's begin the chapter. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. So students, इससे पहले चैप्टर में आपने आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, इससे जो प्रीवियस चैप्टर था दैट वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में. ठीक है, तो उस चैप्टर में आपने आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था. ठीक है, जो पूरे यूरोप में सर्कुलेट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद. मींस कि इससे पहले जो हमने चैप्टर रीड किया था दैट वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो उसके आइडियाज, जो फ्रीडम थे और जो इक्वालिटी थी, वो पूरे यूरोप में सर्कुलेटेड हुई थी. ठीक है, तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड. ठीक है, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसने सारी पॉसिबिलिटीज को ओपन अप कर दिया, सारी पॉसिबिलिटीज को खोल दिया, जिससे हमारी सोसाइटी में जिसमें हमारी सोसाइटी को स्ट्रक्चर्ड किया गया था. ठीक है, हमारी सोसाइटी को एक रूपरेखा दी गई थी. ठीक है, हमारी सोसाइटी किस तरीके से बदली थी, क्या क्या उसमें जो चेंजेस हमें देखने को मिले थे, किस तरीके से जो हमें चेंजेस देखने को मिले थे, वो सारे चीजों को उसने, सारे आइडियाज को, सारे चेंजेस को एक तरीके से बिल्कुल खोलकर रख दिया हमारे सामने. ठीक है, इट वॉज अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, अब हम आगे रीड करेंगे. और कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो सोसाइटी है वो अब चेंज हो रही है. सोसाइटी वॉज नाउ ओपन अप टू द चेंज. सोसाइटी जो थी वो चेंज हो रही थी. यूरोप और एशिया बोथ, दोनों ही जगह पर अब इंडिविजुअल राइट्स अब इमर्ज हो रहे हैं. न्यू अथॉरिटीज फॉर सोशल पावर बिगेन टू डिस्कस. तो कहीं ना कहीं हमें ये चेंजेस देखने को वहां पर मिल रहे थे. ओके, एज यू हैव रेड, बिफोर द 18th century society was broadly divided into states and orders, and it was aristocracy and church which controlled economic and social power. तो जैसा कि आपने पढ़ चुके हैं आप लोग कि 18th सेंचुरी से पहले, 18th सेंचुरी में या 18th सेंचुरी से पहले जो सोसाइटी थी वो स्टेट्स और ऑर्डर्स में डिवाइडेड थी. ठीक है, जो सोसाइटी थी वो किस में डिवाइड थी, स्टेट्स और ऑर्डर में, जो क्या था, एरिस्टोक्रेसी और चर्च. ठीक है, इट मींस इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च. ठीक है, जिसमें जो सारा कंट्रोल था वो इकोनॉमिक एंड सोशल पावर का था. मतलब इकोनॉमी और सोशल पावर के स्टेटस के बेस पे था ये सब कुछ. ठीक है, विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर, जिसने इकोनॉमी को और सोशल पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया. सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस. लेकिन अचानक से रेवोल्यूशन की बाद इन सारी चीजों को चेंज करना जो है वो पॉसिबल सा लगने लगा. मींस जो एरिस्टोक्रेसी और ये जो इकोनॉमिक और जो सोशल पावर का जो स्टेटस था, इन सारी चीजों को चेंज करना पॉसिबल सा फील हो रहा था. इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड. और क्या हुआ, वर्ल्ड के काफी सारे पार्ट्स में इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया में जो न्यू आइडियाज थे इंडिविजुअल राइट्स के बारे में. ठीक है, मींस कि हर व्यक्ति के पर्सनल जो राइट्स रहते हैं, उनके इंडिविजुअल जो राइट्स रहते हैं. ठीक है, इसके अलावा कि और जो कौन है जो सोशल पावर को कंट्रोल करते हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस किया जाने लगा.
मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी में इस तरह के चेंजेस जो है वो देखने को मिले। इन इंडिया, Rajaram Mohan Roy and Derozio talked of significance of the French Revolution. तो इंडिया में राजाराम मोहन रॉय जो थे और जो डेरोजियो थे, इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस के बारे में चर्चा करना स्टार्ट की। इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो सिग्निफिकेंस थे उनकी बातें की। एंड मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडियाज ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप। पोस्ट रिवॉल्यूशनरी का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है? पोस्ट रिवॉल्यूशनरी का मतलब है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप के जो हालात थे, दैट वाज द पोस्ट रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स। ठीक है, तो जो रिवॉल्यूशनर्स थे, मींस जो सुधारक थे, जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने और कई सारे जो लोग थे, उन्होंने पोस्ट रिवॉल्यूशनरी जो इवेंट्स थे, जो आइडियाज थे यूरोप में, उनके बारे में भी डिबेट करना स्टार्ट की। उनके बारे में भी डिबेट की, काफी ज्यादा डिबेट हुई, काफी ज्यादा चर्चा हुई इस चीज के बारे में। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटी चेंज। और जो डेवलपमेंट था कॉलोनीज में, जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी थी, इंडिया, फ्रांस की कॉलोनीज थी, कई सारी कॉलोनीज थी। ठीक है, वहां पर जो सुधार हुए, जो चेंजेस हुए, ठीक है, उन उन सारे चेंजेस ने, ठीक है, जो सोशल चेंज के जो आइडियाज थे उनको रीशेप किया। ओके, नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। यूरोप में मतलब हर कोई नहीं ऐसा चाहता था कि जो सोसाइटी है उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। ठीक है, मतलब जो यूरोप में जो लोग थे वो सभी ऐसा नहीं चाहते थे कि जो सोसाइटी है उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते थे। ठीक है, उसमें से कुछ चाहते थे कि इस तरह से चेंज होना चाहिए। मींस की रिस्पॉन्सेस वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज नेसेसरी बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। ठीक है, some were conservatives, others were liberals और radicals। ठीक है, मींस कि सबके जो रिस्पॉन्सेस थे कहीं ना कहीं वेरिड थे, अलग अलग थे। कुछ जो चाहते थे कि जो चेंजेस हैं, कुछ चेंजेस जो है वो नेसेसरी थे, जरूरी थे। ठीक है, कुछ चाहते थे कि ग्रेजुअल शिफ्ट होना चाहिए, कुछ चाहते थे कि जो सोसाइटी उनको उसको रिस्ट्रक्चर्ड करना चाहते थे। ठीक है, रेडिकली। कुछ जो थे वो कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लिबरल्स थे, कुछ रेडिकल्स को फॉलो करते थे। तो कहीं ना कहीं सबकी सोच जो थी वो डिफरेंट थी। ठीक है, some were conservatives, some other were liberals and some other were radicals। कुछ जो थे वो कंजर्वेटिव्स को फॉलो करते थे, कुछ लिबरल्स को फॉलो करते थे, कुछ रेडिकल्स को फॉलो करते थे। कहीं ना कहीं इस तरीके से वेरिड जो हमें वो देखने को मिला। So, what did these terms really mean in the context of the time? आखिर में ये शब्द क्या कहते हैं उस समय के अनुरूप? मीन्स की इन वर्ड्स का, इन टर्म्स का क्या मीन है, क्या मीन था कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम के रिगार्डिंग? What separated these strands of political and what linked them together? राजनीति के किस्से को किस तरीके से, किस चीज ने अलग किया और उन्हें आपस में किसने मिलाया, किस तरीके से लिंक किया आपस में एक दूसरे के साथ? We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all times। तो हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि ये जो सारे टर्म्स हैं, these all terms, इनका एक ही मतलब नहीं है, ये सारी एक ही चीजें नहीं है कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम और अगर देखा जाए तो ऑल टाइम्स के रिगार्डिंग में। These terms are not all at same। Now we will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influence change। अब हम जो political traditions थे 19th century में, मीन्स की जो important political traditions थे 19th century में, उन टॉपिक्स में हम ब्रीफली देखेंगे, उनको रीड करेंगे कि उन सारे ट्रेडिशंस ने किस तरीके से सोसाइटी को चेंज किया, कैसे इन चेंजेस को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सोसाइटी। और इसके बाद हम एक उस हिस्टोरिकल इवेंट पे फोकस करेंगे जो एक अटेम्प्ट था जिससे सोसाइटी को रेडिकल ट्रांसफॉर्म किया गया था। ठीक है, हाउ सोसाइटी वाज ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, उसके बारे में हम हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में देखेंगे। थ्रू द revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century। और रशिया रिवॉल्यूशन के थ्रू जो सोशलिज्म था वो एक सिग्निफिकेंट और पावरफुल आइडिया के रूप में देखने को मिला जिसने 20th सेंचुरी में
सोसाइटी को चेंज किया, उसको शेप प्रोवाइड किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट 1.1 topic, that is liberals, radicals and conservatives. So finally इस चैप्टर का अभी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमारी सोसाइटी में कई तरीके के चेंजेस जो थे वो देखने को मिले थे। ठीक है, इस तरीके से जो चेंजेस थे वो काफी अच्छे चेंजेस थे जो हमें सोसाइटी में देखने को मिले थे। ठीक है, अब हर किसी की सोच जो थी वो अलग अलग थी। ठीक है, किसी की सोच कैसी थी, किसी की सोच कैसी थी, तो हर सारे चेंजेस जो वो देखने को मिले। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक 1.1, दैट इज लिबरल्स, रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स। ओके, तो अलग अलग तरह की सोच रखने वाले लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया गया। जैसे कि किसी की सोच ऐसी है कि जो चेंज है वो धीरे धीरे होना चाहिए, उन्हें कंजर्वेटिव्स में डाल दिया गया, कंजर्वेटिव्स बोला गया उन्हें। ठीक है, उसी तरह हम समझेंगे कि सोच के बेसिस पर, आइडियाज के बेसिस पे कौन कौन से लोगों को क्या कहा गया, कि कौन से ऐसे लोग थे जो लिबरल्स थे, जिनकी सोच लिबरल्स थी। ठीक है, कौन से ऐसे थे जो रेडिकल्स थे, कौन से ऐसे लोग थे जो कंजर्वेटिव्स को फॉलो करते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से ऐसे उनको कैटेगराइज कर दिया, लिबरल्स में, रेडिकल्स में और कंजर्वेटिव्स में। ओके, वन ऑफ द ग्रुप्स which looked to change the society were the liberals. तो उन ग्रुप्स में से, जैसे लिबरल्स के हो गए, रेडिकल्स हो गए, कंजर्वेटिव्स हो गए, तो इन ग्रुप्स में से एक जो ग्रुप था जो सोसाइटी को कहीं ना कहीं चेंज करना चाहता था वो था लिबरल्स। सो स्टूडेंट्स, लिबरल नाम से ही क्लियर है कि जो बिल्कुल खुली सोच वाले हो। ठीक है, कैसे हो, बिल्कुल लिबरल्स हो। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। उस समय यूरोप में अलग अलग रिलीजन्स थे, सेक्ट थे, पंथ थे, उन सारे रिलीजन्स में, उन सारे सेक्ट्स में इक्वालिटी होना चाहिए, सभी रिलीजन्स को टॉलरेट करना चाहिए, मतलब सभी रिलीजन्स जो है आपस में मिलजुल कर रहे हैं, सभी के बीच में भाई बंधुत्व की भावना हो, सभी आपस में मिलजुल कर रहे हैं। ठीक है, सभी को इक्वल मानना, सभी रिलीजन्स को कैसा मानना, बिल्कुल इक्वल मानकर चलना। So, we should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another. Britain favored the Church of England, Austria and Spain. Austria and Spain favored the Catholic Church. So students, हमने देखा कि जो लिबरल्स थे वो सभी रिलीजन्स को फॉलो करते थे, सभी के बीच में इक्वालिटी को मानते थे। ठीक है, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय थिंकिंग आई उस समय में जो यूरोपियन स्टेट्स थे यूजुअली किसी ना किसी धर्म को फॉलो किया करते थे। जैसे कि ब्रिटेन जो था वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फॉलो करता था और ब्रिटेन की गवर्नमेंट चर्च ऑफ इंग्लैंड को सपोर्ट करती थी। और इसी तरीके से जो ऑस्ट्रिया और जो स्पेन थे वो कैथोलिक चर्च को फॉलो करते थे। ठीक है, लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल्स। जो लिबरल्स थे वो डायनेस्टिक रूल्स की जो पावर्स थी, अनकंट्रोल पावर्स जो थी डायनेस्टिक रूल्स की, उनको अपोज करते थे। मींस जो राजवंश के जो राजा होते थे उनकी पावर को वो अपोज करते थे, उनके अगेंस्ट में थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। और वो हर इंडिविजुअल्स के राइट्स को सेफगार्ड करना चाहते थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर। गवर्नमेंट के विरुद्ध वो सभी व्यक्तियों के राइट्स को सेव करना चाहते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, वो सभी इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। They argued for representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. वे चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का निर्माण हो और जो सब्जेक्ट टू लॉस यानी जो नियम कानून की चीजें हैं वो इंटरप्रेट की जाए जुडिशरी के द्वारा, एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी के द्वारा जो कि रूलर्स और ऑफिशियल्स से इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, रूलर्स और ऑफिशियल्स से इंडिपेंडेंट हो, ऐसा उनका थिंकिंग था। However, they were not Democrats. They did not believe in universal adult franchise. हालांकि वो पूरी तरीके से कोई डेमोक्रेट्स नहीं थे। ठीक है, डेमोक्रेट्स नहीं थे और वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में भी बिलीव नहीं करते थे। दैट इज राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीन्स क्या होता है कि राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट,
मींस इसमें क्या होता है, जो एडल्ट सिटीजन होते हैं, एक ऐसी एज लिमिट जिसमें उनको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मींस एडल्ट एज 18 ईयर्स के ऊपर के जो एडल्ट होते हैं उनको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for the woman. और जो लिबरल्स थे उनकी क्या सोच थी, वो क्या चाहते थे कि ऐसे ही लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हीं के पास वोट देने का अधिकार हो, और वो ये भी चाहते थे कि वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं मिले, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो लिबरल्स उनकी इस तरीके के थिंकिंग थी। ओके, इट वाज ऑल अबाउट द लिबरल्स थिंकिंग।